हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की अर्थव्यवस्था के चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग। इसके पहले पार्ट में हमने जो है 2 कहानी के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार जो है मानव पूंजी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, यदि मानव पूंजी नहीं होगी तो बाकी सारी पूंजियों का महत्व निराधार है। जैसे कि समझ लीजिए जो भी संसाधन हो, चाहे पूंजी हो चाहे भूमि हो, है ना, ये सारे निराधार हैं अगर मनुष्य इनका उपयोग सही तरीके से ना करे। तो सकल और विलास की कहानी के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार शिक्षा जो है अति आवश्यक है देश के विकास में, आर्थिक विकास में, है ना। ये चीज़ें हमने देखी थी और हमने देखा था पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप कि किस प्रकार जो है कितना कितना इन दोनों का योगदान है। ठीक है, और आज हम देखेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता किसके रेफरेंस में, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के रेफरेंस में। तो हम ये बात करेंगे। देखिए, एक देश का विकास ना मनुष्य की 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप 3 चीज़ कर ले जाओ, देश एकदम उसका आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। पहली शिक्षा, दूसरी स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब हर इंसान को प्रोवाइड हो जाएंगी ना, आप देख लीजिए उस दिन अगर देश सबसे ज़्यादा विकास ना करे तो, लेकिन इन्हीं चीज़ों की कमी जो है वो बनी रहती है। तो ये इन्हीं चीज़ों की हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता पर। देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता ना साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता जो होती है ना, अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। ठीक है, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। एक देश में यदि देश की जनसंख्या साक्षर होगी, ठीक है, यानी कि पढ़ी लिखी होगी और स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा, तो वो जो है सबसे बड़ी संपत्ति है एक देश के लिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। देखिए, अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में सकल और विलास के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार सकल ने जो है शिक्षा के माध्यम से ऊंचाई को छुआ और देश के विकास में उसका योगदान रहा, और वहीं विलास जो है गरीबी में जिया। ठीक है, उसकी माँ मछली बेचती थी और उसे भी वही चीज़ जो है उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था और वो भी जो है फिर मछली बेचना शुरू किया। तो देखिए, सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन में उसे फल दिया। ठीक है, हमने ये देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत थी। जब वो शिक्षित था तभी तो सारी चीजें उसे मिली ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए, इसने ना उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी, जीवन के मूल्य विकसित किए। जब वो शिक्षित था तभी तो उसे जो है स्कोप्स मिले, है ना, नई आकांक्षाएं मिली, जीवन के वैल्यू मिले। तो न केवल सकल के लिए ना, बल्कि समाज के विकास के लिए शिक्षा का योगदान है। ठीक है, आज देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ना शिक्षा को जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीडीपी का 6% यूज होगा। यानी कि अब हमारे देश को भी महसूस हुआ है कि शिक्षा जब तक विकसित नहीं की जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए समाज के विकास के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है और यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि के वृद्धि के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय आय का विकास तभी होगा, अब देखिए कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ऊंचे ओहदे पे होंगे, ऊंचे ओहदे पे होंगे तो अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे तो इससे समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो बेरोजगारी दर घटेगी, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना है इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, और क्या करती है शिक्षा? शिक्षा जो है प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। अब देखिए, प्राइमरी एजुकेशन मैं आपको बता दूं, प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A के तहत ये जो शिक्षा का अधिकार है ना, हमारा मूल अधिकार हो गया है। ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये गुणवत्ता प्रदान करेगी। जो भी बच्चे जो
पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते गरीबी की वजह से। तो मिड डे मील का प्रोग्राम भी इसीलिए लाया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे इन्हें जो है मिड डे मील भी प्रोवाइड कराया जाए और पढ़ाया भी जाए। तो इसलिए जो है 2011 में शिक्षा के अधिकार के एक आदेशानुसार सभी निजी स्कूलों को सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ना 25% सीटें भी आरक्षित करनी पड़ी। अब देखिए ये जो प्रावधान बना ये बेहतर भारत के लिए सामाजिक समावेश को प्रोत्साहित होगा। और जो है अधिनियम जो लागू हुआ है ना, इसमें केवल 8% स्कूल ने ही आरटीआई का अनुपालन किया। तो ये चीज़ गलत है, हर जगह इंप्लीमेंट चीज़ें सही से नहीं हो पा रही हैं। और देखिए बेस तो बनता है प्राइमरी एजुकेशन से ही ना। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा को ना सर्वव्यापी बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को भारत के प्रमुख जो है कार्यक्रम के रूप में लागू किया। इसमें शिक्षा के लिए सर्वव्याप्त सुलभ पहुंच, उसका प्रतिधारण, ठीक है, शिक्षा में लिंग और सामाजिक ऊंच नीच आधारित अंतर को पाटने और बच्चों को अधिगम स्तर में जो है वृद्धि के लिए सर्वव्याप्त प्रदान करने के लिए आदेशित किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि मूल अधिकार में शामिल किया गया है, यानी कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे जो है अच्छी शिक्षा प्रोवाइड हो, ठीक है, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड हो, ठीक है, ताकि उसका विकास हो सके। ये चीज़ है। और पता है क्या किया गया है इस मामले में ना, लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। क्योंकि आपको मैं अभी बताऊंगी डेटा के तहत कि 2011 में आज भी लड़कियों की एजुकेशन लड़कों से पिछड़ी है। देखिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिनिर्धारक जो है विद्यालयों की स्थापना की गई है। नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट जानते हैं क्यों आया था? इसके पीछे एक उद्देश्य था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एनवीएस के बारे में, नवोदय विद्यालय समिति के बारे में। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। इसके अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालय, यानी कि वहीं पे रह के बच्चे जो है स्टडी करें, ठीक है, आवासीय विद्यालय की परिकल्पना की गई, जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया। और ये ना सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। यानी कि आप देखिए कि ग्रामीण जो है, ग्रामीण जनसंख्या में बहुत लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण जो है प्रतिभाओं को आगे लाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। और ये महसूस किया गया ना कि विशेष प्रतिभाशाली बच्चों की फीस देने की क्षमता को ध्यान में न रखते हुए उन्हें गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर समुचित अवसर प्रदान किया जाए। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकें। और ऐसी शिक्षा ना इन ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा में सहायक होती है। तो बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत कम फीस है, बहुत कम समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 200 से लेकर 250 तक की फीस है। वहाँ पे रहना खाना, बच्चों की प्रतिभा का विकास होता है, बच्चे वहाँ पढ़ते भी हैं, खेल कूद सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो विद्यालय जो है इसे नवोदय विद्यालय कहा जाता है ना। इन्हें धन प्रदान करना, इनका रख रखाव, नियंत्रण, प्रबंधन, ये सारे कार्य जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। ये सारे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों के, उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना इस स्कूल का मोटिव है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ना ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। वोकेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम लाए गए हैं, ठीक है, कि जिस छात्र का जिस भी तरफ इंटरेस्ट हो उसके लिए व्यावसायिक शाखाएं खोली गई हैं, ठीक है। शिक्षा पर योजना परिव्यय जो है पहली पंचवर्षीय योजना में देखिए 151 करोड़ रुपए से बढ़कर ना 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेके 17 तक थी, ठीक है। तो इसमें जो है, सॉरी ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके पहले की जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए हो गया। अब आप ये देखिए कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ना शिक्षा पर व्यय जो है 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 15-16 में देख लीजिए 3%, यानी कि यह अनुमान है, बजटीय अनुमान है, हो गया। और इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज आप ध्यान रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया। अब देखिए क्या है ना, इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में ना 74% हो गई। यानी कि हमारे देश में आज
74% जो है बच्चे शिक्षित हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट 74% है, ठीक है, साक्षरता दर जिसे कहते हैं। तो साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। आप देखिए, जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप अपने अधिकारों को कैसे जानेंगे। आज भी देखिए, गाँवों में जाइए आप, लोग अपने अधिकार को जानते ही नहीं है, लोग अपने अधिकारों से वंचित है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नॉलेज की कमी है। अगर वो अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं तो वे अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से पालन करते हैं और अपने अधिकारों को भी जानते हैं कि अगर हमारे साथ ये चीज़ें बुरी हो रही हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविज़न बनाए हैं, और अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना शिक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या के विभिन्न भागों में ना बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। अब देखिए, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब समझ लीजिए 16.6% अधिक है। अब यहाँ तो .1 भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। अब देखिए, 16.6% अधिक है, महिलाएं 16.6% पुरुषों से कम पढ़ी लिखी हैं। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ना नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 में केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% ही है। 2015-16 का डेटा देखिए, प्राथमिक स्कूलों प्रणाली में भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश क्या है ना कि स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। 614 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों को ना वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। अगर मैं जो आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ ना, वो आप नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं फिर भी, और अगर आप क्लास में पढ़ते हैं तब भी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक पॉइंट से हटकर कुछ चीज़ें डाल देते हो ना, तो टीचर्स को भी वो बहुत अच्छे पसंद आता है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि हमारी ये देश का अभियान है, शिक्षा को बढ़ाने का अभियान है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर्व शिक्षा अभियान ना आया 2001 में। कब आया? सन 2001 में। भारत सरकार का ये एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत हुई थी 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जैसे कि भारतीय संविधान के, आपको मैं बता दूं, 86वें संविधान संशोधन के तहत ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन डाला गया है मूल अधिकार में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 के ए में डाला गया है। तो इसी के तहत ना देखिए, सर्व शिक्षा का अभियान का उद्देश्य मैं बता दूं, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि 2003 तक था, मतलब ये बात सुन लीजिए, 2003 तक सभी स्कूल में हो, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा के 5 साल पूरा करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना, ठीक है। तीसरा उद्देश्य ये है कि संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। चौथा उद्देश्य था 2007 तक प्राथमिक स्तर और 2010 तक प्राथमिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। पांचवा उद्देश्य था वर्ष 2010 तक सार्वभौमिकरण प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान। अब देखिए, इन कार्यक्रम की वजह से ना क्या हुआ कि उन बस्तियों पर नए स्कूल बनाने का प्रयास किया गया जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है। आप आज देखिए कि जो दुर्लभ स्थान है, ठीक है, वहाँ भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं, खोले गए हैं बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि अब जान लिया गया है कि शिक्षा बिना कुछ नहीं हो सकता। और अतिरिक्त कक्षा में ना शौचालय, पानी पीने की व्यवस्था, रख रखाव अनुदान, स्कूल सुधार अनुदान, ठीक है, ये सारी बुनियादी ढांचों को भी विकसित किया जा रहा है। अब देखिए, जिन मौजूदा हालातों में स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक है ना, शिक्षक की व्यवस्था भी मुहैया कराना इस जो है अभियान का उद्देश्य है। तो अच्छे परिणाम के लिए ना सर्व शिक्षा अभियान में बहुत ज़्यादा व्यय भी किए जा रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसके? लक्ष्य तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उपलब्धियां क्या हुई? अब देखिए, इस कार्यक्रम की वजह से ना गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। मैं बात बता दूं आपको 2004 की, कि भारत में कई गांवों को शामिल किया गया और प्राथमिक शिक्षा केंद्र खोले गए। और दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में एक गांव है जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं, सतनाथापुरम। ध्यान रखेंगे, सतनाथापुरम, जो कि नागपट्टिनम जिले में है। ये एक ऐसा गाँव है ना जहाँ पहली बार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया। तो एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि सर्व
शिक्षा अभियान को सबसे पहले सफलतापूर्वक कहाँ लागू किया गया? तो ये लागू किया दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के सत्यनाथापुरम में, ठीक है, ये इस गांव में। और सभी के लिए शिक्षा के साथ राज्य सरकार की सहायता में गरीब बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई। आपको मैं बता दूं, MDM मिड डे मील जो है ना, मिड डे मील कार्यक्रम जो है इम्प्लीमेंट हुआ 15 अगस्त 1995 में। इसके तहत क्या हुआ कि बच्चों को ना दोपहर का खाना यानी कि दोपहर की भोजन योजना जो है मिड डे मील प्रोवाइड करा जाएगा विद्यालय में ही, ताकि बच्चों को संतुलित भोजन भी मिल सके, क्योंकि जब तक संतुलित भोजन नहीं प्राप्त होगा तो बच्चे शिक्षा नहीं लेंगे। और देखिए कुछ तो है ना गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो कुछ तो इस उद्देश्य से भी स्कूल आएंगे कि हमें वहाँ भोजन मिलेगा, और इस उद्देश्य से आएंगे तो उनकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए थोड़ा सा डेटा देख लीजिए। 1950-51 में देखिए महाविद्यालयों की संख्या मात्र 750 थी। अब देखिए 2018-19 में अभी डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2017-18 का डेटा देखिए 41,012, ठीक है, बढ़ के हो गई। तो यानी कि शिक्षा पे काम हो रहा है, ठीक है। जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों और शिक्षक, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों की भी संख्या बढ़ रही है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा ना सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह समयबद्ध पहल है। अब देखिए समुदाय की सहभागिता तो होती ही है, लेकिन केंद्रीय सरकार का ना ये समयबद्ध एक समय डिसाइड हुआ है, ये पहल है कि हमें जो है सबको प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करवानी ही करवानी है, ड्रॉप आउट बच्चों को भी शामिल करना है। देखिए हर साल मोटिव बनाया जाता है कि हमें इतने प्रतिशत बच्चों को इनरोल करना ही करना है। किसके तहत? शिक्षा के अभियान के ही तहत, शिक्षा के अधिकार के ही तो तहत, है ना। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में ना नामांकन बढ़ाने, जिसकी बात मैंने की, नामांकन यानी कि इनरोलमेंट, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले प्राथमिक शिक्षा में, तो बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं, ठीक है। जो बच्चे स्कूल जो है आना छोड़ चुके हैं उनके लिए शिविर प्रारंभ किए गए कि स्कूल लौटो शिविर, ठीक है। और कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनके पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई है, जिसको मैंने अभी बताया आपको मिड डे मील के बारे में, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि मिड डे मील कार्यक्रम जो है कब आया, तो ये आप बता देंगे 15 अगस्त 1995 में। तो देखिए इन नीतियों से ना भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? 12वीं पंचवर्षीय योजना में ना उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु के नामांकन जो है 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% जो है 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है, और यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। तो ये रणनीति है ना पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम परिवर्तन, उसको स्वीकार करना, व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, जाल बिछाने। आज देखिए कि आप लोग जो है सूचना प्रौद्योगिकी के तहत ही तो मैं आपसे रूबरू हो पा रही हूँ, मैं आपको मतलब समझ लीजिए कि मैं आपको बिना देखे पढ़ा पा रही हूँ, आपको शिक्षा दे पा रहा हूँ। तो ये किसका नतीजा है? ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी का ही तो नतीजा है। तो आज देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ बच्चे स्कूल जाने की पहुँच भी नहीं। आज देखिए कोरोना के टाइम पे ये यूट्यूब तो बहुत कारगर दे रहा है कि सारे स्कूल कॉलेज वगैरह बंद है, तो बच्चों की पढ़ाई किससे हो रही है? यूट्यूब से ही तो हो रही है। तो ये किसके माध्यम से विकास हो पाया? सूचना प्रौद्योगिकी के ही तो माध्यम से विकास हो पाया ना। तो योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ और संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के अभिसरण पर भी केंद्रित है। अब देखिए पिछले 50 वर्षों में ना विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अभी हमने देखा ना कि 1951 में कितनी संख्या थी, 2015-16 के बीच कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो ये चीज़ है। देखिए अब बात करते हैं ना स्वास्थ्य की। देखिए फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, ठीक है। तो क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएंगे? फर्म यानी कि कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री को ले लीजिए, तो देखिए वो हमेशा, अच्छा आप देखिए आप किसी भी कंपनी में जाने से पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। क्यों देना होता है? क्योंकि वो जांच करते हैं कि आप मेडिकली रूप से फिट हैं या अनफिट हैं, क्योंकि वो अनफिट लोगों को बिल्कुल नहीं रखना चाहेगा। तो कुल मिला के
कहने का दारोमदार ये है कि स्वास्थ्य जो है ना हमारे देश के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिस प्रकार शिक्षा रोल अदा करती है उसी प्रकार स्वास्थ्य भी रोल अदा करता है। इसके बारे में अब हम देखेंगे, है ना। अब देखिए, अगर हम थोड़ा बात कर लें कि जो देखिए एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य उसका बहुत सही है, स्वास्थ्य क्षमता बहुत अच्छी है, और एक व्यक्ति जो है बीमारी से प्रॉपर लड़ता रहता है, तो आप देखिए दोनों में कार्य करने की शक्ति किसमें ज़्यादा होगी? जो स्वास्थ्य जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा या फिर जिसका स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं होगा, बीमारी से लड़ रहा होगा? जाहिर सी बात है जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो किसी व्यक्ति की ना स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष ना संगठन के समग्र जो है विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। अब देखिए वास्तव में ना स्वास्थ्य जो है अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, और इसीलिए ना जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारे देश में ही देखिए बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? ताकि जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार आए, ठीक है। ये हमारे देश की प्राथमिकता है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत अभी कम काम हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या तो हमारी दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है ना, तो उसके हिसाब से जो है प्लान लाने पड़ेंगे। तो हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक जो है इनकी पहुंच को बनाना है। पिछले 5 दशकों में ना भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। देखिए अगर हम अपने भारत के रेफरेंस में बात करें ना, तो देखिए हमारे देश में ना स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हैं, गरीब लोगों से की पहुंच से तो काफ़ी दूर है। अब देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आवास जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो ये गौरतलब है कि हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान होते हुए भी ना नागरिकों को स्वास्थ्य व शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है, और हम एक राष्ट्र के रूप में इस लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहे हैं, ठीक है। आप देख पाते होंगे कि जो गरीब व्यक्ति है वो पैसे के अभाव में अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाता है, ठीक है, और वह अपने जीवन खो बैठता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं ही इतनी महंगी हैं। भारत में ना स्वास्थ्य चिंताएं, देखिए भारत जो है संक्रामक रोगों का पसंदीदा स्थल तो है ही, आप सभी को पता है। साथ ही जो है गैर संक्रामक रोगों से भी ग्रस्त लोगों की संख्या जो है बहुत वृद्धि हुई है आज के समय। आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक वर्ष आप जान लीजिए 5.8, ध्यान रखेंगे, 5.8% लोग ना भारतीय जो है हृदय और फेफड़े से संबंधित बीमारियों के कारण जो है मौत के मुंह में समा लेते हैं, और प्रत्येक 4 में से ना एक भारतीय जो है हृदय संबंधी रोगों के कारण 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाता है। अब देखिए कि हृदय का अगर जब आप रोग का इलाज करवाने जाते हैं तो इतना महंगा इलाज है ना कि लोग की पहुंच से बहुत दूर है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में जो विषमता आई है ना, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। अब देखिए शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ना ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ज़्यादा बदतर है, ठीक है। इसके अलावा बड़े निजी अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं में भी घनघोर अभाव है। आप देखते होंगे वहाँ पे गंदगी, लैक ऑफ डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं कि 1 आध घंटे के लिए आए, बाकी अपने क्लिनिक में पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। बहुत सारे जनजातीय इलाकों में तो है भी नहीं अस्पताल, ठीक है। और तीव्र और अनियोजित शहरीकरण की वजह से ना शहरी निर्धन आबादी, विशेषकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो आबादी का ये हिस्सा ना सरकारी और निजी अस्पतालों के समीप रहने के बावजूद, आप ये जान लीजिए, बावजूद जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को पर्याप्त रूप से नहीं प्राप्त कर पाता। आप ये देख लीजिए क्यों? क्योंकि महंगी है। महंगी होती चिकित्सा सुविधाओं के कारण आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ये देख लीजिए। और एक अध्ययन के अनुसार ये आकलन किया गया ना कि केवल इलाज पर खर्च के कारण ही प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग निर्धनता के शिकार हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में, मतलब समझ लीजिए अगर आप एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो ना, फिर तो आपको बिक ही जाना है। बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी, ठीक है। और जो है सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं। तो क्या है, ये लैक ऑफ जो है हेल्थ है, ठीक है। लोग हेल्थ की वजह से अपने हेल्थ का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई की वजह से, ठीक है, पहुंच की वजह से। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है हर जगह सामुदायिक विकास केंद्र बनाए, ठीक है।
जो है ताकि और जो है इलाज सस्ता करे, ठीक है। बहुत सारी सब्सिडीज़ जो है, अगर आप जो है थोड़ी सी सब्सिडीज़ अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी देते हैं तो लोग जो है वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेटर बना सकेंगे। मेरी सोच तो ये है, ठीक है। इससे जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी। अब देखिए, इन उपायों को ना अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में 68.3, ध्यान रखेंगे, 68.3 वर्ष अधिक हो गई है। और शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है। और इस अवधि में ना अधिशोषित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई है। देखिए, जीवन प्रत्याशा में ना वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, जीवन की उत्तम गुणवत्ता सूचक है। और शिशुओं के संक्रमण से रक्षा और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से जो है शिशु मृत्यु दर घटती है। तो बात कर लेते हैं शिशु मृत्यु दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर है ना 1 वर्ष से जो है कम आयु के शिशु की मृत्यु से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जन्म दर का अभिप्राय क्या है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति में पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। और मृत्यु दर से अभिप्राय वही उसका उल्टा, जस्ट एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि भारत में ऐसे अनेक स्थान है जहाँ पे मतलब ये समझ लीजिए मौलिक सुविधाएं ही नहीं उपलब्ध हैं। आखिर क्या कर रहे हैं, ये तो बेसिक नीड्स है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तो हमारा अधिकार है, तो ये क्यों नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। भारत में कुल 381 ओनली, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि 121 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज है। और केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों में अधिक मेडिकल है। ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए, बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा दयनीय। अब देखिए क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा सजेशन भी देना चाहूँगी। देखिए, चूँकि भारत जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है ना, इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक दबाव है। अब जाहिर सी बात है, जनसंख्या अधिक है तो स्वास्थ्य भी तो उनके बिगड़ेंगे, ठीक है। मृत्यु दर जो है घट रही है, लेकिन जन्म दर दुनिया पर ज़्यादातर देशों में अधिक है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के संबंध में आदर्श स्थिति यह है कि दोनों में कमी आनी चाहिए, जन्म दर में भी और मृत्यु दर में भी। दूसरा सजेशन मेरा ये है कि देश के में ना एक विशाल स्वास्थ्य सुविधा उद्योग पनप रहा है जो 15% वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ रहा है। और यदि अन्य क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि जो है ना भारत के विकास दर की दुगनी है। हालांकि क्या है ना कि सुनहरी तस्वीर के लिए ये एक स्याह सच है कि देश में मौजूद इन सुविधाओं का उपभोग आर्थिक कारण से आम आदमी नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उनकी पहुँच के अनुरूप बनाना होगा। तीसरी चीज़ कि देखिए, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्वस्थ जीवन ही सफलता की कुंजी है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप सफल होंगे, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को ना अगर जीवन में सफल होना है तो इसके लिए सबसे पहले उसका शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। और व्यक्ति से इतर एक राष्ट्र पर भी यही सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि एक राष्ट्र में अभी मैंने आपको बताया कि मानव ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मानव ही स्वास्थ्य, उसका मानव का ही स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा तो क्या वो करेगी, आप ये सोच लीजिए, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि देखिए, किसी भी देश में ना नागरिक जितने स्वस्थ होंगे देश का विकास का सूचकांक उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा। अब आप ये देख लीजिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में भारत जो है ना दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और यदि जो है वहीं का मानव ही जो अगर स्वास्थ्यिक रूप से जो है अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा, ये सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए ना आज हमारे पास जिस स्तर की सुविधाएं, संसाधन, तकनीक उपलब्ध है ना उसे देखते हुए जो है व्याप्त असमय मृत्यु हो जाती है, अनावश्यक बीमारी हो जाती है। अस्वस्थ परिस्थितियों को एक विडंबना कहना ही ठीक होगा। और हमें अपनी प्रौद्योगिकी का इस प्रकार जो है विस्तार करना होगा ताकि सभी लोगों की पहुँच उस तक हो, ठीक है। चौथी चीज़, बहुत से आंकड़े ये दिखाते हैं ना कि भारत में लोग बीमारियों को लेकर उतने सजग नहीं रहते, लेकिन बीमारी पड़ने के बाद कई ज़्यादा खर्च कर डालते हैं। तो आप पहले से ही सजग रहो ना कि बीमार हो ही ना पाओ, आप संतुलित भोजन लो, ठीक है, अच्छे वातावरण में रहो, ठीक है, तो हमारा खर्च ना रोगों के इलाज में कम रहे जबकि रोग की रोकथाम में अधिक, ये चीज़ है। अब देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है क्योंकि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी में बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है।
और कुछ मैं अपने इमोशंस भी निकालती हूँ। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी है, तो मैं ड्रॉप करती हूँ और अगले वीडियो में हम बेरोजगारी और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।